जय हिंद साथियों, मैं गिरिराज आप सभी का दिव्य दृष्टि क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं साथियों आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आप सभी का पढ़ाई बहुत शानदार चल रहा होगा। जी साथियों, तो आज हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में मैथ्स के आने वाले उन 15 क्वेश्चंस के बारे में जो आपके लिए अहम भूमिका निभाने वाले प्रश्न होंगे। जी तो आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 10 के बारे में जी, जिसमें बहुत शानदार शानदार प्रश्न आपके लिए उपलब्ध हैं। तो चलिए मिलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न क्या कहता है मेरे साथियों? जी तो पहला प्रश्न कहता है वह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। कौन है जो 3, 4, 5 से विभाजित करने पर 1, 2 व 3 शेष फल देती है? तो ए के अंकों का योग कितना होगा? यानी ये वो संख्या है, 3 अंक की संख्या है, सबसे छोटी संख्या है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होती है मेरे साथियों? 100 होती है, सबको पता है ये बात। लेकिन उसके अंदर आपको काम कैसे करना है मैं आपको समझा देता हूं, मेरी बात को समझे। बोलता है यदि उन संख्याओं को हम 3, 4 और 5 से विभाजित करते हैं तो शेष फल क्रमशः 1, 2 व 3 बचता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे विभाजित किस किस से करना है। सर 3 से विभाजित करना है, 4 से विभाजित करना है और 5 से विभाजित करना है। क्लियर है जी? तो यहां से सर शेष फल को माइनस कर दीजिए, शेष फल को माइनस कर दीजिए मेरे भाई। क्लियर है? तो उम्मीद है सर डिफरेंस कितना आएगा? सर 2 आएगा। डिफरेंस कितना आएगा? सर 2 आएगा। डिफरेंस कितना आएगा? 2 आएगा। क्लियर है मेरे साथियों जी? ये चीज आपको अपने दिमाग से रखनी है। क्लियर है जी? लिखनी नहीं है इन बातों को, बट मैं आपको लिख लिख के बता दे रहा हूं कि आपको काम ये करना है। ठीक है, अगला स्टेप क्या करना है? सर अगला स्टेप आपको एलसीएम ले लेना है। सर एलसीएम किसका ले लेना है मेरे भाई? 3, 4 और 5 का। क्लियर है जी? अब एलसीएम क्यों लेना है अभी बता देता हूं। सर 3, 4, 5 से जब किस संख्या में डिवाइड करेंगे तो 3 से अलग करना पड़ेगा, 5 से अलग करना पड़ेगा, 6 से अलग, फिर उसकी वो कहानी बनेगी। तो एक काम करो, एक छोटा सा वो मल्टीपल देख लो जो इन तीनों से डिवाइड हो रहा है, और जो इन तीनों से डिवाइड हो रहा है यदि उससे किसी संख्या में डिवाइड जा रहा है तो ओबियसली यानी मेरे भैया 3 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा, कोई संदेह भी नहीं रहेगा। तो मेरी बात को समझो। अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होती है? सर 100 होती है। अब 100 में यदि आप 60 से डिवाइड करते हो तो सर एक बार करोगे मेरे भैया। कितनी बार करोगे मेरे भाई? एक बार करोगे भैया, कोई संशय नहीं रहेगा। तो 60, इसमें से रिमाइंडर कितना आएगा? सर 40 आएगा। अब क्या होता है कि जो बड़ी संख्या वाला कॉन्सेप्ट होता है उसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट संख्या में से रिमाइंडर को माइनस करते थे, करते थे ऐसे काम, ये बिल्कुल करते थे। लेकिन इसमें नहीं करेंगे। इसमें क्यों नहीं करेंगे? इसमें लॉजिक थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसमें क्या होता है सर, इसमें हमेशा याद रखना, इसमें भैया क्या करेंगे सर, इसमें 100 में जी बिल्कुल 100 में हम लोग इसके डिफरेंस को जोड़ देंगे। सर किसके डिफरेंस को जोड़ देंगे? सर 60 माइनस 40 के डिफरेंस को जोड़ देंगे। जोड़ देंगे तो कितना होगा? 120। यदि आप इसको डायरेक्ट घटाओगे तो सर 60 आएगा, वो 2 अंक की हो जाएगी। इसलिए हमको 3 अंक की बनाने के लिए ये घटना घटनी पड़ेगी। क्लियर? देन उसके बाद उसने बोला है कि शेष फल, तो डिफरेंस जो आया उस डिफरेंस को माइनस कर दो मेरे भाई। कितना आएगा? सर 118। और 118 के अंकों का योग कितना होता है? सर 118 के अंकों का योग होता है 10। 10 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? उम्मीद है आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे और आपको काम कैसे करना है ये भी समझ में आ गया होगा। क्लियर है? बताइए कोई डाउट किसी कैंडिडेट को? जी भैया बिल्कुल। अब देखिए 3 अंकों की यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो भाई मेरे आप डायरेक्ट काम कर सकते थे। कैसे काम कर सकते थे? ये तो सब मोह माया है, आपको काम करने की जरूरत थी। काम कैसे कर सकते थे? देखो वह 3 अंकों की संख्या बताइएगा जो 3, 4, 5 से डिवाइड हो जाए। सबसे पहले तो आप इनका एलसीएम देख लो, दिमाग के अंदर 60 आएगा। अब 3 अंक की मिनिमम संख्या यानी 60 का मल्टीपल देखो 3 अंक का कौन होता है शुरुआत में ही? पहला तो 60 होता है, 60 के बाद ही दूसरा 120 आता है। अब 120 वो संख्या है जो 60 से डिवाइड हो जाएगी मेरे भाई। अब उसके बाद आपको क्या कर लेना है? सर 3 में से 1 गया, 2 बचा, 2, 4 में से 2 गया, 2 बचा, 5 में से 3 गया, 2 बचा। क्लियर मेरे भाई? अब क्या करना है? सर 120 में से 2 को माइनस कर दो, डायरेक्ट 118 आ गया। 118 आ गया। 118 आ गया तो बोलता है इनके अंकों का योग बताओ कितना आएगा? सर 10 आएगा। 10 आपका आंसर हो जाएगा। आपको प्रश्न में पेन तक नहीं लगानी थी मेरे भाई।
सिर्फ डिपेंड करता है कॉन्सेप्ट दिमाग में क्रिएट हो जाना चाहिए। बाकी करने का तरीका ये है मेरे भाई, जो आपके सामने पूरा डिटेल में बता दिया मैंने, ये आपको ये क्या बता दिया, पूरा डिटेल में बता दिया। क्लियर मेरे भाई। अब यहां से जब आप एग्जाम हॉल में जाओ और फिर ऐसे करने बैठ जाओ तो समझ लो मेरे साथियों, मेरे मित्रों, मेरे सखाओं, मेरे दोस्तों, फिर मेहनत में थोड़ी सी कमी हो। फिर यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधानियां बरतनी है, काम करना स्टार्ट कर देना। क्लियर है। चलिए मिलते हैं अगले। आ जाइए। बोलता है सर 3, 4, 9 के चतुर्थ अनुपात और 2 और 98 के मध्य अनुपात के बीच का अनुपात बताओ क्या होगा। ऐसे प्रश्न हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, समझे। तो सर पहले तो चतुर्थ अनुपात क्या होता है। सर चतुर्थ अनुपात क्या होता है मेरे भाई। चतुर्थ अनुपात होता है सर 4 और 9 का गुणा करो, 3 का डिवाइड करो। ये चतुर्थ अनुपात आ गया मेरे भैया। P इंटू सी अपॉन ए वो प्रोपोर्शन होता है। ठीक। तृतीय अनुपात क्या, मध्य अनुपात क्या होता है। सर मध्य अनुपात होता है मेरे साथियों, कितना होता है सर 2 गुणे 98। क्लियर है जी भैया। ये मध्य अनुपात होता है। काफी क्वेश्चन भी करा चुका हूं इस प्रकार के अब तो मैं जी। सर 3 तरह 9, ये क्या बचेगा मेरे भाई 4 गुणे 3 और यहां से देखो सर 14 सत्ते 98। क्लियर मेरे भैया। 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98। तो ध्यान से सुनना, आपको क्या कर लेना है। 14 सत्ते 98 तो क्या आएगा सर, यहां से 2 आएगा और 7 बाहर आएगा। क्लियर है। करेक्ट कर सकते हैं भैया, इतनी तो परमिशन होनी चाहिए मेरे भाई। 2 से 2 चला गया तो यहां से सर 6:7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6:7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ साथी, कोई दिक्कत किसी प्रकार की। सर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके साथ, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बेटा, बड़ा प्यारा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछे। अब बात आती है सर ऐसे प्रश्न को आपको कराएं कैसे। क्लियर है। और हम कराएं कैसे। आप तो ठीक है, आप तो डिटेल में भी बता दोगे, लेकिन एग्जाम हॉल के अंदर हमें विद इन सेकंड में काम करना है। और विद इन सेकंड में काम करने के लिए हमको दिमाग चलाना पड़ेगा, और दिमाग चलाने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने के लिए हमको भैया क्या करना पड़ेगा, चीजें इंतजाम करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लियर है जी। मेरी बात को समझो, ये युद्ध मैदान है, समझ रहे हो ना। ये भी अपना एक युद्ध मैदान है। इसमें भी आपको अपने लॉजिक, जो अपने ट्रिक्स, अपने कॉन्सेप्ट के जो हथियार हैं उनको मजबूत करके चलना है। क्या पता भाई मैदान में कब कौन से अस्त्र, कौन से शस्त्र की जरूरत पड़ जाए मेरे भाई। समझ रहे हो ना मेरी बातों को। तो ये भी अपने लिए एक युद्ध मैदान है। अपने आप को बिल्कुल एकदम सतर्क और बिल्कुल एकदम सजग रखना है कि भाई कब मुझे कौन से हथियार की जरूरत पड़ जाए और मैं उसका प्रयोग कर दूं। हमको डिपेंड नहीं रहना है किसी एक चीज पर, किसी एक माध्यम पर। तो उसके लिए हमें आगे बढ़ने के लिए साथियों, आप समझदार हैं, बिल्कुल पढ़े लिखे हैं मेरे भाई, ग्रेजुएट हैं। हमको क्या करना है, हमको सब चीजों पर थोड़ा सा फोकस करना है, पेशेंस रखना है। तो जब आप पेशेंस रखे हो, धैर्य रखे हो, चीजों पर काम कर रहे हो, बिल्कुल आप सफल होंगे जी साथियों। तो मेरी बात को समझो। अब ऐसा प्रश्न है, सबसे पहले मैं इसको आपको डिटेल में समझा देता हूं। सर इसको डिटेल में देख लो, इसको डिटेल में देख लो भैया। इसमें डिटेल में देखने के बाद, आज के बाद कभी भी इसमें डिटेल मत करना, कसम है आपको अपने पड़ोसियों की। क्लियर, मेरी बात को समझो। तो आपको क्या कर लेना, सबसे पहले क्या करोगे सर, सबसे पहले तो एक काम करेंगे कि हमको पता है सर a प्लस बी इक्वल टू, इसको मान लेंगे 7k। क्लियर मेरे भैया। सर b प्लस सी कितना हो जाएगा सर आपका 6k, और c प्लस a हो जाएगा सर आपका 5k। ए आपका हो जाएगा सर इतना। क्लियर मेरे भाई। आप रेशो से हटाओगे तो ये निकल के आएगा। इसको डिटेल में करा रहा हूं, पहले मेरी बात को समझ। इसके बाद हमने इन तीनों को जोड़ा तो सर ये 2a, यहीं से मैं आपको अब लॉजिक भी बताऊंगा, याद रखना मेरी बात को। सर ये कितना हो गया सर 18k हो गया। क्लियर है जी। तो यहां से देखिएगा मेरे साथियों, अच्छा पहले 2 का वैल्यू रखो मेरे भाई, एबीसी का वैल्यू रखो। एबीसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है मित्रों, एबीसी का वैल्यू दिया है 27, 27 बराबर 18k। क्लियर है मेरे भैया, 18k। तो ध्यान से सुनना सर, ये इससे ये गया, इससे ये गया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई सर 3 आ गई।
के की वैल्यू 3 आ गई। जैसे ही के की वैल्यू 3 आई तो मेरे साथियों मेरी बात को समझ लो, आपको क्या कर लेना है सर, यहां से हमको समझ में आना चाहिए के की वैल्यू 3 आ गई तो सर 7 गुणे 3 यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 21। क्लियर है जी। और यहां से सर ये कितनी हो जाएगी सर 6 गुणे 3 यानी 18। सर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 5 गुणे 3 यानी 15। और हमको पता है सर a प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है सर 27 दिया हुआ है। तो थोड़ा सा कंपेयर करें मेरे भाई, तो a की वैल्यू कितनी जाएगी, तो सर a की वैल्यू कितनी आएगी मेरे भाई, a के लिए हमको b प्लस सी पता होना चाहिए। तो b प्लस सी कितना है आपका सर 18। तो 27 में से 18 गया तो कितना आ गया सर 9 आ गया। b का वैल्यू कितना आएगा, तो b का वैल्यू 27 में से a प्लस सी जाना चाहिए। सर a प्लस सी जाएगा तो सर कितना आएगा 12 आएगा। c की वैल्यू निकालने के लिए 27 में से सर कितना जाना चाहिए, सर 27 में से 21 जाना चाहिए, 21 जाना चाहिए मेरे भाई, 6 आ जाएगा। अब यहां से ए बी सी की वैल्यू आ गई मेरे भाई। अब यहां से उसने बोला है कि सर a का वैल्यू 1/9, 1/12, 1/6। रेशो निकालो मेरे भैया। रेशो निकालने के लिए तुम क्या करोगे सर, यहाँ पर रेशो निकालने के लिए एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 36, 36 और 36। क्लियर मेरे भाई। 9 से गया सर 4, 12 से गया 3 और 6 से गया 6। क्लियर है। 4 3 6, 4 3 6 आपका आंसर आ गया, यानी ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। यार मैं ये कहता हूं कि ये जो डिटेल इतना सारा किया है, यदि इसमें थोड़ा सा यदि आप दिमाग लगा दो तो कसम आपके पड़ोसियों की, आपको विद इन सेकेंड में आंसर मिलेगा, विद इन सेकेंड में आंसर मिलेगा। ऐसे प्रश्न में आपको कभी ज्यादा पेन लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। और आपको भी पता है ऐसे प्रश्न बहुत एग्जामों में पूछे जा रहे हैं, बहुत एग्जाम्स के अंदर काफी बार पूछे गए ऐसे प्रश्न हैं। क्लियर है। कभी सी की वैल्यू पूछ लेता है, कभी बी की वैल्यू पूछ लेता है, कभी ए की वैल्यू पूछ लेता है, कभी रेशो पूछ लेता है, कभी बी प्लस सी प्लस ए का रेशो पूछ लेता है मेरे भाई। ये डिपेंड करता है एग्जामिनर पर, एग्जामिनर किस मूड में बैठा है। जिस मूड में बैठा होगा वो वही रंग बिरंगा क्वेश्चन पूछ लेगा मेरे भाई। तो मेरी बात को समझो, आपको क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन समझे, अब क्वेश्चन को समझने के बाद आपको क्या करना है, अपने मिजाज को चेंज कर लेना है। आप क्या करोगे, अरे भाई हम तो साइंस, हम तो बात सुनो ऐसे करते हैं, कैसे करते हैं मेरे भाई, हमको समझ में आना चाहिए कि सर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 27 दे रहा है। ठीक है सर, बिल्कुल पता है। हमने देखा कि सर a को a में जोड़ो, b को b में जोड़ो, c को c में जोड़ो। मैं यहीं पे काम कर रहा हूं, मैं इसको नहीं देख रहा मेरे भाई। हमने देखा सबको सब में जोड़ो तो सर ए बी सी के योग में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। कैसे हो रहा है मेरे भाई, देखो a को a में जोड़ो 2a, b को b में जोड़ो 2b, c को c में जोड़ो 2c। क्लियर मेरे भाई। यानी ए बी सी के योग में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ए बी सी का योग कितना दिया 27। और यानी इसका मतलब इन सभी का हम लोग योग करेंगे तो इन सभी का योग कितना आ जाएगा सर 27 दूनी 54। कितना आ जाएगा मेरे भाई 27 दूनी 54, जो किसके बराबर होना चाहिए सर, इन तीनों के योग के बराबर होना चाहिए। इन तीनों का योग कितना है सर, इन तीनों का योग तो 18 है। तो सर 18 की वैल्यू कितनी हो गई सर 54 हो गई, 54 हो गई। तो सर एक की वैल्यू कितनी आ गई सर 3 आ गई। जब एक की वैल्यू 3 आ गई मेरे साथियों, जब एक की वैल्यू 3 आ गई तो सर ये कितना हो गया सर 21 हो गया, ये कितना हो गया 18 हो गया, ये कितना हो गया सर 15 हो गया। क्लियर मेरे भैया। अब मैं यहां से एबीसी का वैल्यू निकाल देता हूं। तो एबीसी का वैल्यू कैसे निकालेंगे मेरे भाई, तो मेरी बात को समझो। सर यहाँ पे देखो a प्लस बी दिया है, तो b प्लस ए, सी प्लस ए दिया, b प्लस सी दिया है। तो a की वैल्यू कहां से निकलेगी सर, a की वैल्यू यहां से निकलेगी मेरे भाई। a की वैल्यू के लिए मुझे b प्लस सी पता होना चाहिए। देखो मेरे भाई a की वैल्यू के लिए b प्लस सी पता होना चाहिए। तो b प्लस सी कितना दिया है सर 18 दिया है। 18 यानी 27 में से 18 गए तो कितने बचे सर, 27 में से 18 गए तो सर 9 बचे। क्लियर मेरे भाई। ये दिमाग से खेलने वाली चीजें हैं, दिमाग से खेलने वाली चीजें हैं। क्लियर है जी। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए सर, मुझे चाहिए यहां से देखिए मुझे b की वैल्यू चाहिए। b की वैल्यू के लिए मुझे सर यहां पे ये पता होना चाहिए c प्लस ए, और c प्लस ए की वैल्यू 15 है। तो 27 में से 15 गया तो मेरे भाई कितना बचेगा सर 12 बचेगा मेरे भैया। क्लियर है। और यहां से देखिए सर मुझे c की वैल्यू चाहिए, a प्लस बी पता होना चाहिए, a प्लस बी 21 है सर, 27 में से गया 6 बचेगा। सर आंसर कितना आएगा 36 एलसीएम हो जाएगा। 36 एलसीएम हो गया। अब आप खुद बताओ साथियों आपको कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा मेरे भाई। क्लियर है।
कि आज के बाद आप कभी नहीं करोगे ऐसे वैसे काम। क्लियर मेरे भैया? सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। आपको ना के मानना, ना एक्स मानना, ना बाई मानना। आज के बाद आपको किसी की नहीं मानना मेरे भाई। अब मर्जी के मालिक हो, मेरी बात को समझो। अरे बच्चा घर वालों की नहीं मान रहा मेरे भैया, आप एक्स वाई जेड मानने में लगे पड़े हो। समझो बातों को, लॉजिक लगाओ, कॉन्सेप्ट लगाओ और उन पर काम करना स्टार्ट करो। चलिए मिलते हैं अगले प्रश्न पर। आ जाओ। समान क्षमता के 3 जग हैं, समान क्षमता के 3 जग हैं जिसमें दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात 1:3:1, 7:1 और 11:5 के अनुपात में है। तीनों जगहों को एक ही बर्तन में खाली कर दिया गया है और तीनों समान मात्रा के हैं। यानी इसमें कितना है सर? इसमें 3:1 है। ठीक है साथियों, इसमें कितना है सर? इसमें 7:1 है। और इसमें कितना है सर? इसमें 11:5 है। कौन कौन दिया गया पहले तो ये बताओ सर। इसमें दिया गया है दूध और पानी। क्लियर मेरे भैया? दूध और पानी, दूध और पानी, ध्यान से सुनना। लेकिन लास्ट में रेशो किसका पूछा है सर? लास्ट में रेशो पूछा है वाटर एंड मिल्क का। ठीक है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन के अंदर बस ये गड़बड़ी जो होंगी ना, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्रश्न में कोई ऐसे मंगल ग्रह से थोड़ी ना उतर के आएगा प्रश्न। प्रश्न तो हम लोगों के बीच का ही रहेगा मेरे भाई। प्रश्न तो वही रहेंगे जो आप पढ़ के जा रहे हो, मेहनत करके जा रहे हो। बस उनकी लैंग्वेज को समझो, उनको तोड़ना सीखो। क्लियर मेरे साथियों? चलो मेरी बात को समझो। यहां पर देखिए, तो आपको क्या कर लेना सर? चीजों को थोड़ा सा समझ लेना है। क्लियर जी? तो ध्यान से सुनिए, आपको काम क्या करना है अब, उसके बाद आपको चीजों को थोड़ा सा समझना है। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे। सर 11/5 है, मैं थोड़ा सा और इधर को लिख देता हूं। ठीक है, ये समझ में आ जाना चाहिए। 11:5 है जो दिया हुआ है। चलिए अब देखो, यहां से हमारी बात को समझना। सर इसका टोटल कितना है? सर इसका टोटल 4 है। ठीक है, इसका टोटल कितना है? सर इसका टोटल 8 है। सर इसका टोटल कितना है? सर इसका टोटल 16। तो लेकिन उसने बोला है कि तीनों की मात्रा तो समान है मेरे भाई। तीनों कैसे हैं सर? समान क्षमता के हैं। जब तीनों समान क्षमता के हैं तो मेरे साथियों तीनों को समान करो ना मेरे भाई। तो समान करने के लिए क्या करेंगे मेरे मित्रों? तीनों को समान करने के लिए 16-16 बना दो मेरे भाई। इसमें 4 का गुणा, इसमें 2 का गुणा, तो ये भी 16, ये भी 16, ये भी 16, तो 4 का गुणा। अब क्या करना है सर? दूध का दूध, पानी का पानी, तो दूध को दूध में मिला दो मेरे भाई। तो 4 का गुणा करो, 4×3 = 12। यहां से 2 का गुणा करो सर 14। यहां से कितना ले लोगे सर? 11। क्लियर मेरे भाई? अब वाटर लाओ। वाटर कितना आएगा मेरे भाई? 4 का गुणा करो 4, 4 का गुणा करो 2, और यहां से कितना है सर? 5। उम्मीद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी भैया। और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा सर? 37। 37:11, 37:11। ये आपका मिल्क और वाटर का रेशो होगा। लेकिन हमको क्या चाहिए सर? वाटर और मिल्क का रेशो चाहिए, तो 11:37। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। 11:37 आपका आंसर हो जाएगा। 11:37 आपका आंसर हो जाएगा। अब मैं ये कहता हूं यार, क्या तुमको इतना करने का जरूरत है? ये क्यों सिखाया? ये सब मोह माया है। मेरी बात को समझो। आपको क्या करना है? आपको चीजों को समझ लेना है। कैसे सर? देखो, ये 3:, ध्यान से सुनना मेरे साथियों, बिल्कुल अलग कलर से बताएंगे। सर ये 3:1 है, सर ये 7:1 है, ये सर 11:5 है। यानी टोटल इसका 16 है, टोटल इसका 8 है, टोटल इसका 4 है। तो यानी तीनों को यदि बराबर करते हो तो तीनों का एलसीएम कितना आएगा सर? 16 आएगा मेरे भाई। तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 16 आएगा। अब 16 आएगा तो यानी इसका मतलब है कि मेरे भैया इन रेशो का जो भी योग आएगा वो 16 का मल्टीपल होना चाहिए। किसका मल्टीपल होना चाहिए सर? 16 का मल्टीपल होना चाहिए। 16 का मल्टीपल या 4, 8, 16 का मल्टीपल होना चाहिए। एक ही बात है, जो 16 से कटेगा वो 8 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा मेरे भाई। तो इनको जोड़ो मेरे भैया, इनको जोड़ा तो सर ये कितने हो गए आपके? सर ये आपके कितने हो जाएंगे सर? 9 और ये 5 59। क्लियर मेरे भैया? इनको जोड़ो सर, ये कितने हो गए? 48। इनको जोड़ो मेरे भाई, ये कितने हो गए तुम्हारे सर? 53। सर इनको जोड़ो सर, ये कितने हो गए तुम्हारे सर? यहाँ से 49, और ये कितना आएगा मेरे भाई? यहाँ से देखो सब लोग, यह कितना हो जाएगा भैया? तो यहाँ से सुनिए, 15 और 49, तो 15 49 दे रहा है,
तो यहाँ से हो गया अपना 54 64। क्लियर मेरे भैया जी। तो मेरी बात को समझो, 48 और 64 के अंदर आपको बेटा वो वैल्यू लेके चलनी है जो मिनिमम है। मिनिमम रेशो कौन दे रहा है? तो मिनिमम रेशो आपको कौन सा दे रहा है सर? 48। 48 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 48, तो 48 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर ये साथियों? तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इतने में आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होनी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बड़े ध्यान से सुनना। बोलता है सर किसी निश्चित कार्य को करने के लिए x और y की कार्य क्षमताओं का अनुपात 5:4 है। एक साथ कार्य करते हुए वे इस कार्य को 10 दिनों में कार्य समाप्त कर सकते हैं। y अकेले कार्य शुरू करता है और पाँच दिनों के बाद छोड़ देता है। 5 दिन के बाद छोड़ देता है और x अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? क्लियर मेरे साथियों? तो मेरी बात को समझो, यहां पर सुनिए। सर उनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात कितना दिया है? सर उनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात दिया हुआ है 5:4। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? तो आपका सर टोटल वर्क हो जाएगा, मेरी बात को समझना, टोटल वर्क 5 और 4 9 दोनों मिलके 10 दिन में कर सकते हैं, यानी 90 यूनिट वर्क हो गया। अब इस 90 यूनिट वर्क में उसने बोला है कि सर बाई अकेले 5 दिन तक काम करता है। तो बाई अकेले 5 दिन तक काम करेगा तो मेरे भाई तो 4 के हिसाब से 5 दिन में कितना काम कर लेगा सर? 20 यूनिट का। 20 को माइनस करो मेरे भाई, तो शेष कितना बचा सर? शेष बचा आपका 70 काम। अब इस 70 काम को कौन करेगा सर? x करेगा। x कितने के हिसाब से करता है सर? 5 के हिसाब से। कितने दिन में सर? 14 दिन में। 14 दिन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से इस तरीके से क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हो। बताइए कोई तकलीफ सर नहीं होनी। अगले क्वेश्चन का देखिए, विपरीत दिशाओं में क्रमशः, ध्यान से सुनना, विपरीत दिशाओं में क्रमशः 72 किलोमीटर पर घंटा और 108 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही 2 ट्रेन। बेटा भैया मेरी बात को समझो। सर एक ट्रेन जा रही है ऐसे, ये जा रही है सर 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दूसरी ट्रेन ऐसे आ रही है। क्लियर मेरे भाई? कितने की स्पीड से सर? 180 नहीं, 108 किलोमीटर पर आवर की से। क्लियर है जी? अब मेरी बात को समझ, दोनों विपरीत डायरेक्शन में आ रही हैं। अब यहां से, और दोनों ट्रेनों की लेंथ बराबर है। लेंथ कैसी है मेरे भैया? लेंथ दोनों की कैसी है सर? बराबर है। जब लेंथ दोनों की बराबर और जो एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती हैं, तो सबसे पहले तो इनके रिलेटिव स्पीड निकालो मेरे भैया। तो रिलेटिव स्पीड यानी वास्तविक चाल। क्लियर है भैया जी? मैं ज़्यादा बिल्कुल एकदम शॉर्ट में नहीं करूंगा, मैं आपको बताऊंगा चीज़ें, आपको काम कैसे करना। वास्तविक चाल, जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे के अपोजिट होती हैं तो हमेशा उसमें आपकी वास्तविक चाल क्या होती है सर? प्लस हो जाती हैं। यार मेरे भाई, तो यहाँ पर आपकी वास्तविक चाल क्या हो जाएगी सर? 72 प्लस 108 कितनी होगी सर? 180 होगी। अब 180 किलोमीटर पर आवर है, तो मैं सर इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दूंगा। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा तो मेरे भैया ये 10, तो आपका कितना आ गया सर? 50 मीटर पर सेकंड। इतना तो आप समझदारी का परिचय दे सकते हो मेरे भाई जी। और दोनों ट्रेनें एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती हैं, तो सर टोटल डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी निकल के आ जाएगी? तो सर 50 × 10 बराबर 50 मीटर। क्लियर है मेरे भाई? 500 मीटर। कितना मीटर सर? 500 मीटर। क्लियर है? तो सर ईच ट्रेन यानी प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो सर प्रत्येक ट्रेन की लंबाई हो जाएगी सर कितनी? 250 मीटर। क्लियर है? अब बात को समझना, पूरा डिटेल में बता दे रहा हूं एक एक बात। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी सर? प्रत्येक ट्रेन की लंबाई हो जाएगी 250 मीटर। अब 250 मीटर की लंबी ट्रेन, 250 मीटर लंबी ट्रेन 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो डिस्टेंस तो हमेशा ऐड होती है मेरे भाई। डिस्टेंस हमेशा क्या होती है सर? ऐड होती है। तो भैया यहाँ पर 250 मीटर की ट्रेन है और 350 मीटर का प्लेटफॉर्म है। क्लियर है? कौन सी ट्रेन?
पहली ट्रेन, और पहली ट्रेन की भैया स्पीड कितनी है सर 72 किलोमीटर पर आवर, तो 72 को भैया क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। क्लियर, 5 से गया ये आपका 4, 5 चौक 20 यानी 0 और ये 0, तो क्लियर मेरे भाई। तो 2 से डिवाइड करो मेरे भैया 35, और ये आपका कितना होता है सर, ये कितना हो गया 60, 60/2, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा सर 30। क्लियर मेरे भाई, तो 30 सेकंड में पार करेंगे, 30 सेकंड आपका आंसर हो। पूरा डिटेल में समझा दिया, बता दिया। अब भैया इतना कैलकुलेशन तो आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से कर सकते हो मेरे भाई, इतना तो जी। 72 को 5/18 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 से 72 चला जाएगा, 4 बार 5 चौक 20 हो जाएगा, और 600 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 30 ही आता है आजकल। क्लियर है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोग इस तरीके से चीजों को कर पाएंगे, आपको कोई दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए, उसने बोला है सर रमेश के वेतन में पहले 35% की वृद्धि होती है। ठीक है, पहले क्या होता है सर 35% की वृद्धि होती है, फिर 40% की कमी होती है, फिर 25% की वृद्धि होती है, तो कुल वृद्धि या कमी बताइए कितनी हो। क्लियर है जी, मेरी बात को समझिए। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या कर लेना सर, चीजों को समझना है। सर पहले 35% की वृद्धि है, तो 35% की वृद्धि है तो कितना हो गया मेरे भाई 100 से 135, 100 से कितना हो गया सर 135 हो गया, 100 से 135 हो गया, यानी 35% की वृद्धि है, यानी 20 से 27। क्लियर है, 20 से 27। फिर होती है सर 40% की कमी, 40% की कमी का मतलब 40% कितना होता है सर 2/5 होता है मेरे भाई, यानी 5 से 3। क्लियर है जी। फिर उसके बाद 25% की वृद्धि, 25% कितना होता है 1/4 होता है, यानी 4 से 5। क्लियर है जी। तो यहां से सर देखिएगा 5 से 5 चला गया, तीनों का गुणा करेंगे सर हम लोग, तो कितना हो जाएगा सर 80, और ये हो जाएगा सर आपका 81, यानी आपकी वैल्यू कितनी बढ़ गई मेरे भैया 80 से 81, यानी 1 का लाभ हो गया भाई 1/80। तो 1/80, तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, तो 1/80 आपका कितना जाएगा भैया, तो इंटू 100, तो इंटू 100 यानी 5/4। क्लियर है, 5/4 का मतलब होता है 1.25% की वृद्धि। कोई डाउट कोई परेशानी नहीं है किसी भी कैंडिडेट को। क्लियर है, बताइए कोई डाउट किसी कैंडिडेट को सर, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सोनू अपनी आय का 15% भाग बचत करता है, यानी मान लीजिए उसकी इनकम 100 है। ठीक है, 100 में उसका एक्सपेंडिचर यानी खर्चा और उसकी बचत, मैं लिख लिख के बता दे रहा हूं हर चीज। 100 इनकम को 100 मान लिया, जिसमें से 15% वो सेव करता है। ठीक है, 15% क्या करता है सेव करता है, तो सर 85% खर्च कर दिया होगा। 85% क्या कर दिया सर, खर्च कर दिया होगा। जब वो 85% खर्च कर दिया, बोलता है सर यदि उसकी इनकम को हम लोग क्या करें सर, उसकी इनकम को यदि 20% बढ़ा दें, तो 20% बढ़ाओगे तो सर कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी। तो बोलता है लेकिन बचत उसकी उतनी है सर, उसकी बचत कितनी है सर, उतनी है, बचत में कोई चेंजेस नहीं है। बोल रहा है मेरे भाई वह पहले जितनी बचत कर पाती है, यानी इसका मतलब है कि बचत उसकी 15 है, तो सर उसका एक्सपेंडिचर कितना हुआ होगा, तो सर एक्सपेंडिचर 105 हुआ होगा मेरे भाई। क्लियर है, इतनी उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, इतने में आपको कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर जी। तो एक्सपेंडिचर में परसेंटेज बता दीजिए मेरे भैया, तो परसेंटेज एक्सपेंडिचर में कितना हो जाएगा, तो सर 105 माइनस 85/85। क्लियर है, तो कितना आ जाएगा सर आपका, ये हो जाएगा भैया मेरे, आपका 105 है तो सर 20/85, 20/85 आपका कितना जाएगा, तो सर यहाँ से देखिए सर ये कितना हो जाएगा आपका, सर ये हो जाएगा आपका 5 चौक 20, 4/17। क्लियर है, 4/17 आप लोग निकालिएगा, तो 1/17 से आप निकालिएगा कितना जाएगा मेरे भाई 23.5%। क्लियर है, उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से इस तरीके से काम कर सकते। उम्मीद है आप लोग कोई दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए।
बट मैंने क्या, देखो ये चीजें लिख लिख के बता रहा हूं, ये चीज आपको एग्जाम हॉल में इतना लिखना नहीं है, आपको समझना है, सिर्फ होशियारी बरतनी है, थोड़ी सावधानी बरतनी है, होशियारी दिखानी है थोड़ी सी अपने आप में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सर एक वस्तु की अंकित मूल्य 315 रुपया है, अंकित मूल्य यानी एमपी कितना है मेरे भाई, 315 रुपया है, ठीक है, ये बिल्कुल मान लिया। और वस्तु कितने में बेची गई है, सर वस्तु बेची गई है आपकी कितने में, सर 288 रुपए में। जब वस्तु 288 रुपए में बेची गई है तो भैया मेरी बात को समझो कि बोलता है कि यहाँ से 4% की हानि होती है, तो 4% की हानि होती है तो सर सीपी कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो ये एसपी उसका यदि 288 है तो सर सीपी कितना हो जाएगा, तो सर सीपी हो जाएगा भाई मेरे 4% की हानि है तो 100/96। क्लियर है, कितना हो जाएगा सर 100/96। इतने में कोई डाउट किसी कैंडिडेट को बताइए, यदि इतने में कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो बिल्कुल बता सकते हो, सर कोई डाउट इतने में नहीं होना चाहिए। क्लियर है, चलिए तो इसके आगे की कहानी पढ़ते हैं। अब इसके आगे की कहानी है सर ये कितनी बार जाएगा, सर 3 बार जाएगा, यानी आपका सीपी कितना आ गया सर 300 आ गया। अब बोलता है इस वस्तु का अंकित कीमत लागत कीमत से कितना प्रतिशत अधिक है, तो सर 300 से कितना प्रतिशत अधिक है, सर 300 से 15 अधिक है, और 15/300 कितना होता है सर 1/20 यानी 5%। 5% आपका आंसर आ जाएगा। बहुत डिटेल में बता दिया मेरे भाई हमने। क्लियर है जी, तो मेरी बात को समझिएगा, आपको काम कैसे करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कैलकुलेशन कैसे करनी है ये आपके ऊपर डिपेंड करती है मेरे भाई। क्लियर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भैया, सर एक निश्चित राशि है जो 3 वर्ष के लिए 14% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर समान राशि पर समान दर पर 5 वर्ष के साधारण ब्याज से 4200 रुपए कम है, तो राशि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात तो मुझे एक चीज पता होना चाहिए कि सर SI इक्वल टू क्या होता है, सर RT% होता है, ये हमने अपने कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ रखा है। क्लियर है, SI बराबर क्या होता है सर RT% होता है। तो सर 3 वर्ष के लिए 14%, 14×3 = 42 और 14×5 = 70। क्लियर मेरे भाई, तो 70 में से यहां से देखना भैया 70%, तो मैं यहां पर निकाल देता हूं, मैं लिख देता हूं इस बात को, 14% × 5 माइनस 14% × 3। क्लियर है, तो किसके बराबर है सर 4200 रुपए। बताइए, इतने में कोई डाउट किसी कैंडिडेट को सर नहीं होना चाहिए। तो मेरी बात को समझो, आपको काम क्या करना है सर, कितना बचेगा भैया 14×5 = 70 और 14×3 = 42, यानी 28% की वैल्यू 4200 रुपए है। ठीक है ये साथियों, तो यहां से देख लीजिएगा ये जाएगा आपका कितनी बार, तो यहां से ये 150 बार जाएगा। यह टोटल, तो यहां से 100% की वैल्यू आ जाएगी आपकी, सर ये कितनी आ जाएगी भाई मेरे, सर यहाँ से आएगी 15,000। क्लियर है ठीक, तो यहाँ से 14×3 = 42, अच्छा 4200 रुपये कम है, 4200 है, तो आपका कितना हो जाएगा सर, ये हो गया 14×2 = 28, 14×3 = 42, 300 हो गया। ठीक है, 2 से गया 150 हो गया, 150 हो गया, तो उसने पूछा क्या है राशि, तो राशि पूछी हुई है, तो भैया ये हो जाएगा आपका 15,000। 15,000 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो इसमें नहीं दिया गया नन ऑफ दीज लगा दीजिएगा। क्लियर है कि मेरे साथियों, तो आपका आंसर होगा 15,000। 15,000 बेहिचक आंसर लगा दीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेनी है मेरे भाई, दिक्कत लोगे तो फिर और गड़बड़ हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए हमको दिक्कत नहीं लेनी है, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं लेनी है। अगला क्वेश्चन बोलता है किसी निश्चित राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज आपका दिया गया है 6,656 है, समान राशि पर समान ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, समझते हैं इस क्वेश्चन को भी, तो आ जाइए। तो चक्रवृद्धि ब्याज की यदि बात कर रहा है और 2 वर्ष के लिए बात कर रहा है, तो एट CI, क्लियर मेरे भाई जी, तो ध्यान से सुनना, एट CI पर भाई क्या होगा 8% है, तो 8 + 8
ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, 8 + 8 गुणे 8 बटे 100। तो आपका टोटल ब्याज कितना आ गया? तो ब्याज आ गया सर 16.64। क्लियर मेरे भाई, आपका रेट परसेंट हो गया। क्लियर मेरे भैया, इतना परसेंट आपका ब्याज लग गया। अब यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया गया है सर? इतना दिया गया है। तो इतना दिया गया है तो सर 16.64 की वैल्यू 6656 है। तो सर 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्लियर मेरे भैया, तो 100% की वैल्यू बताओ तो सर 6656 गुणे 100 बटे 16 क्लियर मेरे भाई, पॉइंट से हटाओ, डबल जीरो बढ़ाओ, ए जाएगा 4 बार, तो आपका आ गया 40,000। 40,000 रुपए आपका क्या हो गया सर? प्रिंसिपल हो गया। ये क्या हो गया सर? प्रिंसिपल हो गया। अब इस पे जो लगाना है वो लगा दो मेरे भाई। 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज बता दीजिए। तो 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? तो 2 वर्ष के लिए 8%। 2 वर्ष के लिए 8%, तो 2 वर्ष के लिए 8% का गुणा करो मेरे भाई, कितना आएगा? 16%। तो 40,000 का 16% कितना हो? तो इतना तो मुझे निकालने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। 6400 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है ये साथियों? बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अपनी 11वीं पारी में एक बल्लेबाज 77 रन का स्कोर बनाता है, जिससे उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। तो 11वीं पारी के बाद उसका औसत क्या हो गया? बढ़िया शानदार प्रश्न है, समझने की कोशिश। तो ध्यान से सुनिएगा साथियों, एक बल्लेबाज है जो 11वीं पारी में 11वीं पारी में, भाई क्रिकेट का तो वैसे भी, मैचों का तो वैसे भी सीजन चल रहा है, समझ में आना चाहिए। क्लियर है मेरे साथियों? तो एक बल्लेबाज है 11वीं पारी में 77 रन की पारी खेलता है, यानी 11वीं पारी में 77 रन की पारी खेलता है जी, बिल्कुल 11वीं पारी में उसने 77 रन बना दिए। बात को समझ, जैसे ही उसने 77 रन बनाए, बना के क्या हुआ कि उसका जो पिछला औसत था उसमें 3 रन बढ़ गया। औसत का मतलब होता है प्रत्येक पारी पे 3 रन बढ़ गए, और पारी कितनी खेली है? टोटल 11। तो एक पारी पे यदि 3 रन बढ़ता है मेरे साथियों, तो यहां पे भैया टोटल कितना बढ़ गया सर? 3 के हिसाब से 11 पारी में 33 रन बढ़ गए। क्लियर है जी? यहां पर समझो मेरी बात को, 11वीं पारी में 77 रन बनाया, 77 रन बनाया, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि उस बल्लेबाज ने 11वीं पारी जब खेली 177 बनाए, तो उससे उसका औसत जो पहले कुछ और हुआ करता था उसमें 3 का इजाफा हो गया। औसत में हुआ ना, औसत का मतलब प्रत्येक, यानी एक पारी में 3 रन के हिसाब से 11 पारी में कितने बढ़ने चाहिए? टोटल 33 रन, यानी उस बंदे ने 33 रन एक्स्ट्रा बना दिए पिछली पारी से। 33 रन क्या बना दिए? पिछली पारी के औसत से ज्यादा बना दिए। तो औसत से ज्यादा बना दिए, तो पिछला कितना था सर? 44 था। कौन सी पारी में सर? 10वीं पारी में। कौन सी पारी में सर? 10वीं पारी में। 10वीं पारी में उसका औसत 44 रन था। तो सर 11वीं पारी में कितना हो जाएगा? तो सर 11वीं पारी में +3 कर दो, 47 हो जाएगा, बात खत्म। क्लियर है मेरे साथियों? बड़े प्यार से क्वेश्चंस को करो, किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ, कोई भी दिक्कत, कोई भी आपत्ति विपत्ति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पर, आ जाइए। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, और यह कितने वर्षों में 81 गुना हो जाएगी? तो देखिए साथियों, जब भी ऐसा प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपको क्या कर लेना है? आपको यह देख लेना है कि सर कोई धनराशि है जो 3 गुना हो रही है। सर कितनी हो रही है? सर 3 गुना हो रही है, 3 टाइम्स हो रही है। कितने वर्ष में सर? 10 वर्ष में। देखना भैया, देखते ही क्वेश्चन का आंसर उड़ाना। अब बोलता है सर 81 गुना। कितना गुना सर? 81 गुना। 81 गुना का मतलब कितना होता है सर? 81 गुना का मतलब होता है बेस इक्वल करो। बेस का मतलब होता है 3 की पावर 4। बेस का मतलब 3 की पावर 4। बेस इक्वल कर दिया मेरे दोनों भाई, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 4। यानी यदि मैं बात करूं 3 की पावर 1, यानी 1 बराबर 10, 1 बराबर 10, तो 4 बराबर 4 का गुणा कर दो मेरे। कितने साल में सर? 40।
क्लियर है? 40 साल आपका। बताइए, कोई डाउट किसी कैंडिडेट को? सर 3 की पावर 1, 3 गुने का मतलब 3 की पावर 1, 1 बराबर 10 वर्ष, तो 4 बराबर 40 वर्ष। दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर मेरे भाई जी? चलिए अगला क्वेश्चन। सर गोपाल ए से बी तक, देखिए मैं इसमें कोई फॉर्मूले वॉर्मूले यूज नहीं करूंगा, मैं इसको सीधा सीधा करने की कोशिश करूंगा, समझना मेरी बात को। सर गोपाल ए से 20 तक 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, बी से सी तक 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से और सी से डी तक 15 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है। यदि ए बी बी सी सी डी दो तीनों डिस्टेंस आपस में बराबर हैं, तो गोपाल की औसत चाल बताओ कितनी होगी। तो यहां से सर गोपाल ए से बी चलता है सर कितने से सर 5 किलोमीटर पर आवर की, यानी पहले चलता है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बी से सी चलता है तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और लास्ट में चलता है सर 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो मैं तीनों से इसकी एक डिस्टेंस निकाल दूंगा जी, तो एक इक्वल डिस्टेंस निकाल दूंगा भैया, कितनी सर 30 किलो, कितना मेरे भाई 30 किलोमीटर। अब इतने की स्पीड से इतना किलोमीटर कितने घंटे में सर? 6 घंटे में। कितने घंटे में सर? 3 घंटे में। कितने घंटे में सर? 2 घंटे में। अब यहां से हमको एवरेज स्पीड चाहिए। क्या चाहिए मेरे साथियों? एवरेज स्पीड। कोई फॉर्मूला नहीं। अब ये टोटल एक स्पीड एक डिस्टेंस है, तो सर ऐसे करके कितनी डिस्टेंस है सर? टोटल 3, तो भैया 30 गुणे 3 कितने घंटे में सर? 11 घंटे में। क्लियर मेरे भाई? तो यहां से आपका आ गया सर 11 अट्टे 88, 2/11। क्लियर है मेरे भैया? तो उम्मीद है कितना आएगा मेरे भाई? ये ऑप्शन इज योर करेक्ट। क्लियर? बताइए, कोई डाउट किसी कैंडिडेट को? सर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट प्रश्न आप लोगों। दूसरा बोला है सर निम्न सारणी 5 विभागों में विभिन्न वर्गों के छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है। सारणी का अध्ययन पूर्वक अध्ययन करें और इस सारणी के आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, मेरी बात को समझें। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि सर सभी वर्गों के छात्रों की अधिकतम संख्या किस विभाग में है? तो अधिकतम संख्या बता देनी है किस विभाग में है। तो अधिकतम संख्या किस विभाग में हो सकती है मेरे भाई? तो जोड़ो भैया, जोड़ो, आ जाओ सब। कैसे? यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर करो सर 400, 900, 900, 1200, 1800, 1800, 2150। इसका कितना आ गया सर? 2150। क्लियर मेरे भाई? ध्यान से सुनना। इसका जोड़ो भाई 450 और 750, कितना हो गया सर? 1200, 1200, 1800, 2500, 3000, यानी इसका 3000। इसका जोड़ो मेरे भैया, इसका जोड़ा तो ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये कितना हो गया सर? 800, 1200, 1200, 1700, 1700, 2450। क्लियर है? इसका जोड़ो सर, इसका जोड़ा तो सर यहां से देखो 250 और 550, 800, 800 और 800, 1400, 1400 और आपका ये कितना हो गया मेरे भाई? 1700, 1700 और आपका 2080। क्लियर मेरे भाई? अब खुद ही बता दो भैया अधिकतम किस में है सर? बी में है। किस में मेरे भाई? बी में। तो आपका आंसर क्या होगा सर? बी होगा। इज योर करेक्ट। क्लियर है मेरे भाई? तो उम्मीद है साथियों इस तरीके से मैंने आज के इन 15 क्वेश्चंस पे आपसे चर्चा की है। बखूबी आपने भी बहुत सहयोग किया, आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत बढ़िया ढंग से मेहनत कर रहे हैं, सराहनीय है आपकी मेहनत और जरूर रंग लाएगी। क्लियर मेरे भाई? जी बिल्कुल। तो इसी तरीके से साथ बने रहें, मेहनत करते रहें, जुड़े रहें, बिल्कुल साथ में मिलकर मेहनत करेंगे, साथ में मिलकर तैयारी जीत की। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 11 के साथ। जय हिंद साथियों।